हेलो फ्रेंड्स, आई एम पी के शुक्ला। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन आईआईटी जेई का एडवांस 2020 पेपर। दिस इज फिजिक्स पेपर 1। दिस इज माय फ़ोन नंबर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, पेपर 1। मैं थोड़ा बहुत यही बताता जाऊँगा कि वेदर इट कम्स इन विच कैटेगरी। सो दिस क्वेश्चन इज़ इन ईजियर कैटेगरी। तो चलो उसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन देखा ही हुआ है सबने। ओके, तो ये फुटबॉल तभी रोल करेगी जब रोल करने ही करेगी पी पॉइंट के अबाउट, दिस इज फॉर श्योर। और ये पॉइंट अपनी जगह से उठ रहा होगा तो सारे फोर्सेस पी पॉइंट पे आ जाएंगे, नॉर्मल फ्रिक्शन। और बचा क्या? नॉर्मल फ्रिक्शन के अलावा बचा वेट। तो अगर वेट भी इसी पॉइंट से पास होने लगे पी पॉइंट से ही, तो नेट टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। और जैसे इस थीटा को फर्दर टिल्ट करेंगे इससे ज़्यादा, तो क्या होगा? फिर एम जी का टॉर्क इसको रोल करा देगा। तो व्हेन इट इज़ अबाउट टू रोल, एम जी विल पास थ्रू दिस पॉइंट, कॉल इट पी। तो ये फिगर बनेगी। फिर एम जी तो वर्टिकल होता है, वी ऑल नो एम जी इज़ वर्टिकल। तो ये फिगर बनेगी। यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। तो इस ट्रायंगल में देखो तो साइन थीटा कितना दिख रहा है? आर बाई आर। तो ये जो थीटा आया इस पर ये फुटबॉल रोल करने ही वाली है। और जैसे थीटा इस कंडीशन से जो थीटा आ रहा है उससे ज़्यादा हो जाएगा तो ये फुटबॉल रोल कर जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन में क्या है? एक डिस्क है और उसके ऊपर एक मैग्नेट रखा हुआ है। और ये मैग्नेट को घुमाया जा रहा है एक्सिस के अबाउट, ऐसे टर्न किया जा रहा है इस मैग्नेट को एक्सिस के अबाउट। और हमें देखना है कि फिर ये डिस्क किधर घूमेगी, घूमेगी या नहीं घूमेगी, और किधर घूमेगी। तो सिंपली बेस्ड ऑन लेंस लॉ, अगर डिस्क और मैग्नेट साथ साथ घूमने लगें, मैं एक सिंपल से क्वेश्चन है तुझसे पूछूं कि डिस्क और मैग्नेट अगर साथ साथ घूमने लगें सेम एंगुलर ऑफ स्पीड से, तो क्या डिस्क से जो भी फ्लक्स पास हो रहा है वो चेंज होगा? तो आंसर है नहीं, फिर वो नहीं होगा, क्योंकि दोनों अब एक साथ मूव करेंगे तो कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा। तो लेंस लॉ क्या है? लेंस लॉ ये है कि ये डिस्क जो भी चीज़ मूव कर सकती है वो ऐसे मूव करती है कि फ्लक्स के चेंज को वो अपोज करे। तो फ्लक्स के चेंज को अपोज करने का बेस्ट तरीका है साथ साथ घूमे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा जिसमें डिस्क इसी के साथ घूमेगी। सो दैट विल बी rotate in the same direction as direction of magnet's motion, that is option B. So ये this question option B, इसमें स्केल ये क्वेश्चन पढ़ लिया सर। ये वाली जो डिस्टेंस है 75 है, तो उतनी डिस्टेंस आगे चले। तो इसमें देखो क्या है, नीचे वाला पॉइंट ये बन जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस, लोवेस्ट पॉइंट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस, ये वाला। अच्छा, सेंटर से दूरी पे है 10 दूरी पे है, तो सेंटर की वेलोसिटी जाएगी 10 ओमेगा। और इस पॉइंट की वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, इस ए पॉइंट की वेलोसिटी ये हो जाएगी 15 ओमेगा, क्योंकि ये 15 की दूरी पे है। तो अगर सेंटर वेलोसिटी को वी मान ले तो इस ए पॉइंट की वेलोसिटी है 3/2 वी। तो किसी भी टाइम में जितना सेंटर चलेगा उसका 1.5 गुना ये ए चलेगा, 1.5 टाइम्स। तो अगर किसी टाइम में सेंटर 50 चल रहा है तो ये ए चलेगा 75। और सेंटर से के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये 25 एक्स्ट्रा चलेगा। तो हमारा वो आंसर सही आएगा जिसमें ये जो स्केल है वो इस ऑब्जेक्ट से 25 आगे निकल जाए। तो कौन सा ऑप्शन ठीक? ओके, इन दिस केस इस कॉइल पे देखो टॉर्क लगेगा। जैसे ही ये हम क्लोज करेंगे स्विच तो एक करंट फ्लो होगी। जैसे स्विच क्लोज करेंगे इसको तो इसे मान लो ऐसे करंट फ्लो होगी। तो करंट फ्लो होगी तो इसमें एक टॉर्क लगेगा जिसका फॉर्मूला है म्यू क्रॉस बी। म्यू होता है NIA, तो म्यू इज़ NIA क्रॉस बी। और म्यू की डायरेक्शन क्या होती है? अगर हम फिंगर रखें करंट के घूमने के लॉन्ग तो थंब के लॉन्ग होता है म्यू। तो म्यू और बी देख सकते हो 90 डिग्री पे है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन 90 आएगा। तो इतना टॉर्क लगेगा NIAB। तो म्यू जो टॉर्क है NIAB, और टॉर्क इंटू dt कर देंगे तो टॉर्क का इम्पल्स आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दें तो दैट इज़ NIAB dt।
एन ए बी तो कांस्टेंट है और आई डी टी इज़ डी क्यू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बिकम टोटल चार्ज। तो कुल इतना इम्पल्स आएगा टॉर्क का एन ए बी इंटू क्यू, और टॉर्क का इम्पल्स किसके बराबर होगा, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के। तो बस इतना ही एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, एन ए बी क्यू, ए की वैल्यू 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और शुरू में एंगुलर मोमेंटम 0 है तो यही एंगुलर मोमेंटम बाद में आ जाएगा। सो ऑप्शन इज बी। इसमें इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि वेव फ्रंट का क्या शेप होगा इन दिस क्वेश्चन। तो देखो इस डायग्राम में अगर चेक करो तो ये ऐसे रेज आ रही हैं, रेज आर कमिंग लाइक दिस, ये रेज आ रही हैं ऐसे। ये रेज फर्दर कैसे मूव करेंगी, जैसे किसी भी रे को देखो तो ये रे कैसे मूव करेगी, तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ऐसे हर रे को देख लो कैसे मूव करेगी। ये ऑलमोस्ट नॉर्मली स्ट्राइक की है तो सीधी चली जाएगी, और ये वाली रे ऐसे यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करो तो नॉर्मल से दूर होकर उधर मुड़ जाएगी, एंड सो ऑन। सभी रेस को देख लो। अब वेव फ्रंट क्या होता है, रेस के परपेंडिकुलर। तो एक ऐसा तो सरफेस बनाना है जो हर जगह रे के परपेंडिकुलर हो, तो ये ऐसे मुड़ता जाएगा सरफेस। देखो हर जगह रे के परपेंडिकुलर है, ये एंगल 90, यहाँ 90, यहाँ 90, फिर ये इधर उल्टा मुड़ने लगेगा, जैसे एंगल 90 मेंटेन रहे ऐसे लास्ट तक। सो दिस विल बी द शेप ऑफ वेव फ्रंट की क्लियर। ओके, इस क्वेश्चन में ओके दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन सी। अब फिर सोल्यूशन पे आते हैं। तो इसमें v दिया हुआ है, तो इसमें v दिया है एज अ फंक्शन ऑफ r, सो इट्स गिवन एज f इंटू आर। तो v को डिफ्रेंशिएट करने से हमें क्या मिल जाएगा, हमें फोर्स मिल जाएगा माइनस डी वी बाई टी आर। ये फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, तभी सर्कल में घूम पाएगा। और बोर्ड्स थ्योरी है एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो बस इन्हीं दो इक्वेशन से हमें चेक करना है कि क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करो पहले। तो ये सोल्यूशन मैं देख रहा हूँ, दे रहा हूँ मैं। एम बाई आर ऐसे लिख लिया, वी का स्क्वायर, यू कैन चेक। तो एम बाई आर ऐसे लिख लिया है। ये v है, ये v यहाँ से आ गया इस वाले एक्सप्रेशन से, उसका स्क्वायर सॉल्व किया और फिर यहाँ से r निकाल लिया। सो इट्स कमिंग आउट इक्वल टू, तो r इज़ प्रोपोर्शनल टू n रेज़ पावर 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 3 है, 2/3। और v का एक्सप्रेशन निकालना है तो v इज़ कमिंग आउट n रेज़ पावर 1/3। तो कौन कौन से इसमें हमें ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन बी मिलेगा और ऑप्शन सी मिलेगा। एनर्जी निकालोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको एम वी हाफ एम वी स्क्वायर वाले टर्म को आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो एम वी स्क्वायर बाई आर तो बन गया फोर्स, और एफ इंटू आर वी होता है, तो वी को चाहे एफ इंटू आर लिख लो, तो ये 3/2 एफ इंटू आर, और आर का एक्सप्रेशन रख दो तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इससे आंसर सी भी आ रहा है, ऑप्शन सी भी आ रहा है। ओके, इसको फिलामेंट का एरिया दिया हुआ है तो पावर निकालनी है। तो पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला है ए ई, तो 1 दिया है ब्लैक बॉडी, सिग्मा T4, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। तो ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा। फिर पावर एंटरिंग इनटू आई, ये कैसे निकालेंगे, तो इसको पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो पॉइंट सोर्स से आर दूरी पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इससे आर दूरी पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है P/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर उस इंटेंसिटी को यहाँ का पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वो एनर्जी आ जाएगी पर सेकेंड जो इस आई में एंटर करेगी। सो दिस इज़ पावर एंटरिंग इनटू आई, और सॉल्व करने पे ये इतनी आती है 3.19 10⁻⁻⁸। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिर लैम्डा इंटू टी है मालूम है, लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी, दैट कम्स आउट इक्वल टू वीन्स कांस्टेंट, और वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी हुई है।
सो इट इज़ 0.29 10⁻³ तो यहाँ से लैम्डा निकालेंगे, सो इट्स कमिंग आउट इक्वल टू दिस मच। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फिर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स आई में एंटर कर रहे हैं, तो जो पावर आई में एंटर कर रही है ये वाली, इस पावर को डिवाइड कर देंगे एक फोटॉन की एनर्जी से, और एक फोटॉन की एनर्जी कितनी होती है, hc/λ। तो ये नीचे देखो, तो ये h दिया हुआ है 6.626 10⁻34, c की वैल्यू 3 10⁸, और बाई लैम्डा वो लैम्डा ऊपर आ जाएगा, और क्वेश्चन में दिया है कि एवरेज लैम्डा हमें कितना यूज़ करना है, तो दैट इज़ 1.740, और सॉल्व करने पे ये 2.79 10⁻11 आता है। सो ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। ये क्वेश्चन देख लो, पोजीशन दिया हुआ है x⁴α, और हमें मालूम है पोजीशन होता है l डायमेंशनली। ऐसे स्पीड x⁴β दिया है तो डायमेंशनली वो lt-1 होता है। एक्सलेशन x⁴p दिया है जो कि lt-2 होता है, एंड सो ऑन। अब जैसे पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं तो उसमें अल्फ़ा प्लस p की वैल्यू पूछी है, तो x⁴α प्लस x⁴p देखो चेक करो यहाँ से क्या आएगा, x⁴α ये x⁴p ये है, तो l इंटू lt-2, सो दैट विल बिकम l²t-2 lt-1 होल स्क्वायर, और lt-1 क्या है, x⁴β है, तो x⁴β होल स्क्वायर। तो आप पावर्स इक्वेट करो तो अल्फ़ा प्लस p कम्स आउट टू बीटा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऐसे और ऑप्शन भी चेक करोगे तो ए ही बस करेक्ट मिल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें जैसे ये जब चार्ज पार्टिकल हम फेंकेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे फोर्स आएगा QE, और उस फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो QE/m एक्सेलेरेशन आ जाएगा डाउनवर्ड, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे प्रोजेक्टाइल में ग्रेविटी काम कर रहा था। तो सारे फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल वाले यूज़ कर सकते हो, बस ग्रेविटी की जगह क्या यूज़ करोगे, 2QE/m, ग्रेविटी जगह सॉरी QE/m है ना, ग्रेविटी की जगह QE/m। तो बस जैसे अगर ये देखना है कि 5 मीटर रेंज इसकी है ना अगर हो रही है तो किस थीटा पे फेंका जाए, तो रेंज वाले फॉर्मूले में रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 θ/g, जी की जगह QE/m सॉल्व कर दो। तो यहाँ से थीटा की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, 30 या 60 डिग्री। फिर इन दोनों वैल्यूज़ से करस्पॉन्डिंग टाइम निकाल लो, तो टाइम का फॉर्मूला पता है 2u sin θ/g, तो जी की जगह QE/m, और बारी बारी से थीटा की जो दो वैल्यूज़ आई रखोगे तो ये दो टाइम सब मिलेंगे, है ना। तो ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों तरफ पहले पानी था, फिर एक तरफ ऑयल डाल दिया गया 0.1 मीटर, और फिर देखना है कि H1H2 में क्या रिलेशन आएगा। तो देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बस यूज़ करनी है, एक तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल होना है। एक तो ये पॉइंट यूज़ करना है कि दोनों पॉइंट का प्रेशर इक्वल होना है। तो क्या इक्वेशन है कि जैसे इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, तो ऊपर से चलो तो P एटमॉस्फेयर छोड़ दो, दोनों तरफ है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो H⁻g पहले ऑयल का लिखो, फिर पानी का लिखो H⁻g, पानी की हाइट कितनी होगी H1 - 0.1, और इधर का लिख लो पानी का H⁻g। तो एक क्वेश्चन ये हो गई, और एक क्वेश्चन ये होनी है कि भाई पानी की कुल लेंथ तो वही होनी है जो पहले थी वही बाद में। तो अभी कितनी लेंथ है, H1 - 0.1 इधर है, H2 इधर है, तो दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, तो दोनों का जोड़ आना चाहिए इक्वल टू जो पहले थी 2 × 0.29। तो ये दो इक्वेशन हैं जिनको सॉल्व करके H1 H2 फाइंड आउट कर सकते हैं। So that I have solved these two equations. Okay, now see this question. इसमें क्या है, एक ये डिस्क है, सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप है, और ये सेल से जुड़ी हुई है, और कुछ चीज़ें निकालनी है, करंट निकालनी है पहले तो क्या करो, पहले R रेडियस का dr थिकनेस की एक पतली सी रिंग लो। इस रिंग के दोनों तरफ पोटेंशियल का अंतर V0 ही है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें करंट जाएगी V0 अपॉन इसका रेसिस्टेंस। तो इसका इस पतली से रिंग का कितना रेसिस्टेंस है, रो इंटू लेंथ, लेंथ से कितनी है πr अपॉन एरिया, तो एरिया ऊपर आ जाएगा। एरिया कितना है, ऐसा क्रॉस सेक्शन एरिया, T इसकी ऐसी थिकनेस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फिगर इंटू dr, सो दिस द एरिया। तो इतनी करंट जा रही है इसमें, ऐसी ढेर सारी करंट्स हैं इस पूरे उसमें, तो कुल करंट इंटीग्रेट कर देंगे इसको, तो विल हैव दिस ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। फिर देखो, जब करंट इधर जाएगी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स उल्टा जाएंगे ऐसे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर एक सर्कुलर मोशन होगा, तो एक बाहर की तरफ स्यूडो फोर्स लगेगा mv²/r, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इस एंड पे इकट्ठे हो जाएंगे, और इधर अंदर वाला एंड पे, इनर सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी यानी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
तो इन चार्जेस की वजह से कहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ इनर सरफेस का। तो इस वजह से ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी में ये लिखा हुआ है। अब कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको कैसे निकालें, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल में मूव कर रहा होगा तो उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। एक तो लग रहा होगा mv²/r बाहर की तरफ, और जो इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर जो इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी प्लस चार्ज आ गया, इस प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी लाइक दिस। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे उल्टा फोर्स आएगा ई, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फिर अपने ही रास्ते पे, सर्कुलर रास्ते पे चलने लगेगा ऐसे। तो इनको इक्वेट करके निकाल सकते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इन चार्जेस की वजह से। बस इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वर्क आएगा एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में इस रास्ते पे, वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इफ यू फाइंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस तो कितना आएगा चेक करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई का वर्क, ई इंटू डी आर। ई की वैल्यू ऊपर हमने निकाली है, दैट इंटू डी आर फ्रॉम R1 टू R2। वी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, जो जिसकी वैल्यू हुई करंट ओवर NEA स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये इतना आएगा। अच्छा, करंट कैसे लिखेंगे, करंट का एक्सप्रेशन तो लिखा ही हुआ है ये वाला, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। तो करंट का एक्सप्रेशन रख दिया, सारी वैल्यूज रख दी और सॉल्व करेंगे तो विल गेट एक्सप्रेशन लाइक दिस। तो अब देखो यहाँ से करंट जो है प्रोपोर्शनल टू V0 है, V0 अपॉन सम नंबर, ऐसा कह लो कि करंट इज सम कांस्टेंट टू V0। और डेल्टा V अगर इस एक्सप्रेशन से देखो, इस एक्सप्रेशन से डेल्टा V देखो, तो उसमें डेल्टा V0 का स्क्वायर आ रहा है और बाकी सब कांस्टेंट है फॉर गिवन R1 R2 एंड थिकनेस। तो दैट इज सम कांस्टेंट इनटू V0 स्क्वायर। तो इन दोनों एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि डेल्टा V और I का स्क्वायर अगर हम देखें तो V0 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, so that will come out to be a constant. So therefore delta V is proportional to I square. So option D is also correct. Okay. इसमें जैसे हमें प्रेशर का फॉर्मूला मालूम है, PV is equal to nRT, और इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो इट विल कन्वर्ट इनटू दिस, P इज इक्वल टू NKT। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ N कंसंट्रेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनटू T। तो ये इतना तो आसान है, V से डिवाइड कर लो, जैसे PV इज इक्वल टू NRT को V से डिवाइड कर लो, और जो बोल्ट्जमैन जो R है गैस कांस्टेंट, उसको लिख लो एवोगाड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन जाएगा। सो दैट यू कैन सी, ये फॉर्मूला आएगा, मैं जल्दी से बता भी देता हूँ। तो भाई देखो ये पता है ना, PV इज इक्वल टू nRT, ये N नंबर ऑफ मोल्स है, R को ले सकते हैं एवोगाड्रो नंबर इनटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T, और ये क्या हो जाएगा, नंबर मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स NKT, और फिर वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो प्रेशर बन जाएगा N/V/KT। N/V इज कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। उसको मैं फिर से स्मॉल n से डिनोट कर रहा हूँ, बट नाउ दिस स्मॉल n इज कंसंट्रेशन। तो यहाँ कंसंट्रेशन N1 है, यहाँ N2 है, तो इधर से कितना प्रेशर आएगा, यहाँ प्रेशर होगा N1/KT, यहाँ प्रेशर होगा N2/KT। तो अगर इस पाइप को कंसिडर करो तो इस पाइप पे इधर प्रेशर और इधर प्रेशर की वजह से जो फोर्सेस आएंगे उनका जो अंतर आएगा वो आएगा P1S माइनस P2S। सो P1 P2 को रख दो तो इट विल कम आउट इक्वल टू दिस। अब इस पाइप को फिर से कंसिडर करो तो इसमें जो पार्टिकल्स चल रहे हैं, मान लो कि उसमें कंसंट्रेशन जो है वो एवरेज कंसंट्रेशन है n, भाई इधर N1 है इधर N2 है तो बीच में चेंज हो रहा हुआ, तो एवरेज मान लिया कि n है सपोज। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द पाइप कितने होंगे इसमें, तो S इंटू एल इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट, और वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन, दिस विल गिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ऑन दीज मॉलिक्यूल्स विस्कस फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, है ना, और हर मॉलिक्यूल पे कितना फोर्स लग रहा है, बीटा V।
तो जितने ही मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं उन पे कितना फोर्स लगेगा, बीटा वी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको एफ डैश मान लिया। तो अब इसमें इतने मॉलिक्यूल्स का एफ बी डी बनाओ, तो चूंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो एक तो रेसिस्टिव फोर्स हो गया एफ डैश, और ये फोर्स इधर से P1S इधर से P2S, तो ये बैलेंस आउट होने चाहिए। तो इफ़ यू राइट फोर्स बैलेंसिंग इक्वेशन, सो एफ डैश शुड बी बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स। अब रख दो एफ डैश की वैल्यू जो ऊपर निकाली है और इसकी वैल्यू जो ऊपर निकाली है। तो और अब फिर n के यहाँ रख सकते हो, चाहे n1 चाहे n2, क्योंकि n1 n2 में ज़्यादा फर्क नहीं दिया है क्वेश्चन में। तो इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग पर सेकेंड इन दिस पाइप, तो कितना है। तो जैसे मालूम है कि किसी पाइप में जब फ्लूइड फ्लो होता है तो कितना वॉल्यूम पर सेकंड फ्लो होता है, दैट इज एरिया इंटू वेलोसिटी। तो S इंटू वी इज द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, और कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई कर दो तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्लाइंग पर सेकंड। एंड n इंटू वी की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी n इंटू वी की वैल्यू। सो पुट दैट, तो ऑप्शन सी यू विल गेट एज करेक्ट। इस क्वेश्चन को देखो, तो एक फिंगर तो F2 है एकदम एंड पर, और एक F1 है जो कि 90 सेंटीमीटर के मार्क पे है, यानी सेंटर से वो 40 सेंटीमीटर पे है। तो N1 N2 दो नॉर्मल रिएक्शंस हो गई दोनों फिंगर्स पे। अब F1 रुका रहेगा और F2 मूव करेगा, यानी फिंगर F1 रुकी रहेगी और F2 मूव करेगी। और ऐसा कब तक होगा, F1 एट रेस्ट, F2 विल मूव अनटिल फाइनली सिचुएशन ऐसे आ जाएगी जब यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन, यहाँ तो स्टैटिक लग रहा है F1 रुका हुआ है 0.4 N1, और यहाँ काइनेटिक लग रहा है 0.32 N2। जब जैसे ही ये दोनों बराबर होंगे फ्रिक्शंस, तो ये जो मूवेबल स्केल है वो रुक जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ से फ्रिक्शन बैलेंस आउट हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा हमें ये भी मालूम है क्योंकि सेंटर के अबाउट N1 N2 का टॉक्स, जैसे इस पॉइंट के अबाउट अगर देखा जाए, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के ठीक नीचे इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट के अबाउट देखो तो फ्रिक्शन का टॉक तो जीरो हो जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। N1 N2 के टॉक्स बैलेंस आउट होंगे क्योंकि ये स्केल ना क्लॉकवाइज घूम रही है ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इस पॉइंट के अबाउट हमेशा क्या सिचुएशन आएगी, N1 इंटू इधर की दूरी, इसको x मान लो, बराबर होगा N2 इंटू इधर की दूरी y। तो ये हमेशा है, चाहे स्केल मूव कर रही हो चाहे ना मूव कर रही हो, N1x और N2y तो बराबर होंगे ही। तो जब ये कंडीशन आएगी तो ऑटोमेटिकली उस वक्त x होगा 0.4 और N2 उस वक्त होगा 0.32। तो जब F1 तो रुका ही हुआ है, F2 चलते चलते जैसे ही रुकेगा तो उस वक्त सिचुएशन ये आएगी कि N1 तो 40 पे ही है इधर से ये दूरी, और N2 इधर से ये 32 की दूरी पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जब दोनों फिंगर्स रुक जाएंगी तो यहाँ का फ्रिक्शन बन जाएगा स्टैटिक। स्टैटिक बनते ही फिर यहाँ का फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा इस फ्रिक्शन से, तो ये वाली फिंगर चलने लगेगी। अब जब ये वाली फिंगर चलेगी तो चलते चलते कब रुकेगी, जब दोबारा मान लो कहीं रुकी तो दोबारा फिर ये इक्वेशन बनेगी N1x इज इक्वल टू N2 32। ये तो खैर हमेशा ही है, और उस वक्त जब ये रुकेगी तो फिर फ्रिक्शन बैलेंस होंगे। तो फ्रिक्शन N1 पे तो लग रहा होगा काइनेटिक वाला, तो मैंने N1 के लिख दिया N1 इंटू काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पर, और इधर N2 वाले पे स्टैटिक लग रहा होगा। अब N2 वाला 32 पे रुका ही हुआ है, हमें देखना है N1 वाला कहाँ रुकेगा। तो इसके लिए हम इस बात को यूज़ कर सकते हैं कि भाई N1 वाले पे तो क्या लगना चाहिए, N1 इंटू 0.32 काइनेटिक फ्रिक्शन, और इधर N2 के लगेगा N2 इंटू 0.4। तो ये दोनों इक्वेशंस अगर हम कंपेयर करें तो अभी इसको चलो x मान लेते हैं, इस दूरी को x हमें निकालना ही है, ये दूरी x। तो हम कंपेयर करें तो x और 0.32 का वही रेशियो आएगा जो 32 और 0.4 का रेशियो है। तो x अपॉन 0.32 विल बी इक्वल टू 32 अपॉन 0.4। सो यू हैव टू सॉल्व दिस। तो x की वैल्यू आएगी ऑन सॉल्विंग, it will come out, it will be equal to 25.6। तो 25.6 से पहुंच के फिर N1 रुक जाएगा, उसके बाद फिर N2 चलेगा। तो बस हमें यही दूरी निकालनी थी कि ऐसा
जब फिर से n1 रुकेगा तो वो सेंटर मास से कितनी दूरी पे होगा. ओके नाउ दिस क्वेश्चन. इसमें जो प्रेशर डिफरेंस होगा ना इस कर्वेचर की वजह से, इस कर्वेचर की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आएगा इस जगह पे वो आएगा T/R. क्योंकि तो ये जो है ना ये स्फेरिकल नहीं है, ये एक तरीके से अगर इसका छोटा सा पार्ट देखे, वैसे तो सर्कुलर है ये, अगर इसको मैं बनाऊं तो इट इज़ लाइक दिस. तो ये जो बल्जिंग है अगर छोटा सा हिस्सा देखें तो बस यहाँ तक का हिस्सा देखें तो ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट है. तो छोटा सा हिस्सा देखें तो ये सिलेंड्रिकल है. इट्स लाइक दिस. छोटा सा पार्ट देखो अगर तो ऐसा सिलेंड्रिकल है, हालांकि घूम रहा है इस तरीके से सर्कल में, बट अ स्मॉल पार्ट इज सिलेंड्रिकल. तो सिलेंड्रिकल में पार्ट में क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस T/R होता है. सो इट इज़ T/R. और क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ये दिया है कि जो प्रेशर डिफरेंस है सरफेस टेंशन की वजह से, उसको जो बॉटम पे प्रेशर होना है, बॉटम पे जो प्रेशर डिफरेंस है बाहर और अंदर, तो बॉटम पे बाहर तो प्रेशर कितना है P एटमॉस्फेयर, अंदर कितना है P एटमॉस्फेयर प्लस ρgh. अगर इस पॉइंट पे देखो तो यहाँ पर P एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे P एटमॉस्फेयर प्लस ρgh. तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर डिफरेंस है अंदर और बाहर वो है ρgh का. तो वही प्रेशर डिफरेंस ये सरफेस टेंशन बियर कर सकता है. तो इसको इक्वेट कर देना है. तो सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस है वो इतना है एंड दैट शुड बी इक्वल टू H rho G. तो इससे H सॉल्व करने पर 3.74 मिलीमीटर आ रहा है. चलो इस क्वेश्चन को देखो. तो दिस इज द क्वेश्चन. एसएचएम का क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, आसान नहीं कह सकते इसको, ठीक है. तो इसमें क्या है, जब वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो इधर लगने वाला फोर्स क्या है जो डायपोल की वजह से आएगा, वो आएगा 2kp/r³. ये तो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें Q रखा हुआ है तो ये हो गया. और ये स्प्रिंग फोर्स से बैलेंस आउट होगा. स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने थोड़ी देर के लिए K0 मान लिया. यहाँ जो K यूज़ हो रहा है वो 1/4πε0 के लिए यूज़ हो रहा है. तो दिस टू आर इक्वल इन इक्विलिब्रियम. फिर अब इसको हम यहाँ से Δl आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों फोर्सेस चेंज होंगे और फिर देखना है कितना रिजल्टेंट फोर्स वापस लाने वाला, ले जाने वाला है. तो रिस्टोरिंग फोर्स निकाल रहे हैं. तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा K0L + Δl, और ये जो फोर्स होगा उसमें L की जगह L + Δl आ जाएगा, और जो इनका डिफरेंस है वो वापस ले जाएगा. तो इसको सॉल्व करें तो ये सिंपल एक्सपैंड कर रहे हैं. इसको मैंने L³ ले लिया तो ब्रैकेट में बन जाएगा 1 + Δl/L का होल क्यूब. इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -3 हो जाएगी. फिर दो टर्म तक इसको एक्सपैंड कर लिया. सिर्फ ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है. इक्विलिब्रियम की कंडीशन से ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो ये दोनों फोर्स यहाँ पर मैंने कैंसिल आउट कर दिया है. इसके अलावा जो ये बचा और ये बचा, इनको एक साथ ले लिया. तो इतना फोर्स है जो कि इसको वापस रिस्टोर करेगा. और फोर्स होता क्या है एसएचएम में, फोर्स होता है अगर इक्विलिब्रियम से Δl दूरी पे है बॉडी तो उसको वापस लगने वाला फोर्स होता है m⍵² टाइम्स दैट Δl. तो कंपेयर करोगे तो इससे ओमेगा आ जाएगा और फिर उससे टाइम पीरियड आएगा. अब ओमेगा जब निकालोगे तो ये टर्म आएगा. इस टर्म को वापस K0 के टर्म्स में कंपेयर लिखना है वो यहाँ से. तो यहाँ से Kpq की वैल्यू K0 के टर्म्स में निकाल लो और यहाँ पे Kpq को हटा के रिप्लेस कर दो तो इट विल कम आउट इन टर्म्स ऑफ K0. K0 इज स्प्रिंग कांस्टेंट. तो इतना आ रहा है, ये आ रहा है. तो ये ओमेगा हुआ, फ्रीक्वेंसी है जिस ω/2π. तो 2π से डिवाइड कर दोगे तो 2 विल गेट कैंसल्ड. तो ये नीचे 1/π है तो डेल्टा इज इक्वल टू π. ओके इसको देखते हैं. इसमें क्या है, गैस यहाँ से स्टार्ट हो रही है V1 वॉल्यूम प्रेशर P1 से, फिर उसको आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रहा है टू वॉल्यूम 4V1 तो प्रेशर हो जाएगा 1/4. फिर इसको एडियाबेटिकली कम एक्सपैंड कर रहा है तो वॉल्यूम उसका 4V1 से 32V1 तक और उसका प्रेशर मान लो P हो गया. तो पहले तो ये P निकाल ले, है ना. इस एडियाबेटिक कर्व के लिए इक्वेशन लगाएंगे PV गामा इज कांस्टेंट. तो इससे P आ जाएगा, इट्स कमिंग आउट P1/128. और अब वर्क निकालना है. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क क्या होता है, nRT log V final/V initial. nRT को PV भी लिख सकते हो. तो
कोई भी पी यूज़ कर लो, चाहे इनिशियल चाहे फाइनल, वो तो कांस्टेंट है, और लॉग वी फाइनल बाई वी इनिशियल। और नीचे एडियाबैटिक वर्क क्या होता है, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। जस्ट वैल्यू पुटिंग, गामा यहाँ पे 5/3 करेंगे, हीलियम है ना, मोनोटॉमिक गैस है, सो इट्स कमिंग आउट इक्वल टू 10, तो 16/9 हमें पूछा गया आंसर। ओके, ये क्वेश्चन है। इसमें जब ये ट्यूनिंग फॉर्क चलेगा 2 से दूर भी आ सकता है, पास भी आ सकता है, तो इससे जैसे दूर जा रहा है तो पीछे क्या वेवलेंथ हो जाएगी, तो चलते हुए सोर्स की बैक साइड में वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। तो स्पीड ऑफ साउंड 320, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 22, तो 322/f। ऐसे अगर ये पास आ रहा होता तो पास आते हुए सोर्स के सामने वेवलेंथ कम हो जाती है, तो दैट इज़ 320 माइनस 2/f। तो या तो ये लैम्डा हो या ये लैम्डा हो, किसी एक से भी सॉल्व कर लो, सेम रिजल्ट आना है। तो मान लो ये लैम्डा है ना, चलते सोर्स की वजह से। अब हमें मालूम है कि ऐसे ऑर्गन पाइप में जो लैम्डा है और एल है वो प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे कोई भी एक फॉर्मूला याद हो तो एफ होता है, इफ़ यू रिमेंबर, एफ इज़ इक्वल टू 2n-1 v/4l, कुछ ऐसे याद होगा ना। अब एफ क्या होता है, एफ होता है v/लैम्डा, तो लैम्डा भी नीचे है, एल भी नीचे है, दे आर प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से लैम्डा और एल प्रोपोर्शनल है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो इस वजह से जो रेशियो एल का डेल्टा एल बाई एल होगा वही फिर डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल है। और डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा क्या है, तो ओरिजिनल लैम्डा तो कितना था, ओरिजिनल लैम्डा जो था जब ये ट्यूनिंग फॉर्क रुका हुआ था तब कितना आ रहा था ओरिजिनल लैम्डा, तब तो आ रहा था स्पीड ऑफ साउंड बाय एफ। और अभी कितना हो रहा है 322/f, तो कितना डेल्टा लैम्डा हुआ, दोनों घटा दो तो 2/f। तो डेल्टा लैम्डा इज़ 2/f और लैम्डा ओरिजिनल इज़ 320/f, तो f तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना आ गया। अब इसमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सो यू आर गेटिंग 0.62%। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन इज ये सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। इसमें क्या, एक डिस्क है, तो पहले तो स्फीयर बहुत बड़ा है तो डिस्क पूरी अंदर आ जाएगी, तो पूरी डिस्क का चार्ज निकालना है। तो पूरी डिस्क का चार्ज ऐसे निकालोगे, डिस्क पर एक छोटी सी रिंग का चार्ज निकालोगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे। और अगली बार स्फीयर छोटा कर दिया गया r/2 रेडियस, r/4 रेडियस का, तो डिस्क का भी r/4 हिस्सा अंदर आएगा। तो अब r/4 हिस्से पे कितना चार्ज होगा, तो अब इस इंटीग्रेट करते वक्त 0 से r/4 ले लेंगे, तो सेम एक्सप्रेशन, बस इंटीग्रेशन लिमिट चेंज हो जाएगी। और फिर इनका रेशियो निकालना है, एंड यू कैन सिंपली चेक, तो ये कैलकुलेशन है सिंपली, सो इट्स कमिंग आउट 6.4। कैलकुलेशन में मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया है, दैट यू कैन चेक कि मैंने वैसे अपनी तरफ से ठीक किया है, देयर मे बी सम मिस्टेक्स। ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर विच वॉज टफ एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न्ड। काफ़ी टफ था ये एग्ज़ाम प्रेशर को देखते हुए। ओके, लेकिन बहुत साल बाद IIT ने ऐसा टफ पेपर बनाया है। ओके।